बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात क्यों खराब है और यहाँ पर मीडिया के ऊपर क्या नैरेटिव प्रमोट किया जा रहा है, यहाँ पर चीजें कैसे दिखाई जा रही हैं कि अफगान तालिबान आपके साथ हमला कर रहे हैं, आपको ये कर देना चाहिए, आपको वो कर देना चाहिए, अफगानिस्तान के ऊपर जंग छेड़ दे, अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दे, F-16 भेज दें और आमतौर के ऊपर अफगान सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर हम बमबारी कर दें, जिसके नतीजे में अफगान तालिबान झुककर आपके सामने झुक जाएंगे, ये सब कुछ हो जाएगा, आपका मामला ठीक हो जाएंगे। मतलब इन शॉर्ट ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात खराब हो जाएं, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बिल्कुल भी ताल्लुकात ठीक ना हो। और ये कोई और नहीं चाहता, ये आपके मीडिया के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो चाहते हैं, ये आपकी गवर्नमेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो चाहते हैं, ये आपके जो मिलिट्री के अंदर लोग बैठे हैं वो चाहते हैं, ये आपके जो बिजनेसमैन है, ये जो आपकी इलीट है जो इस मुल्क को चलाती है, ये वो चाहती है। और ये वही चीजें हैं जो इंडिया चाहता है, ये वही चीजें हैं जो अमेरिका चाहता है, ताकि जब आपके ताल्लुकात अफगान तालिबान के साथ यानी अफगान गवर्नमेंट के साथ खराब हो जाएंगे तो वहां पर इंडिया इजीली बैठ जाएगा, इंडिया वहां पर इन्फ्लुएंस करेगा, फिर वहां की लीडरशिप इंडिया की झोली में गिर जाएगी, फिर अफगानिस्तान इंडिया के अंदर बैठा रहेगा, फिर इससे भी ज्यादा खतरनाक लेवल की दहशतगर्दी होगी, फिर अफगान तालिबान भी उस दहशतगर्दी को फुली सपोर्ट करेंगे, जो कि इस वक्त आधी सपोर्ट कर रहे हैं आधी नहीं कर रहे। लेकिन जब ये इंडिया की गोदी में चले जाएंगे तो टीटीपी से भी बड़ी बड़ी बलाएं आएंगी, बीएलए से भी बड़ी बड़ी बलाएं आएंगी और पाकिस्तान हमेशा की तरह इनस्टेबिलिटी में रहेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर कभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी और पाकिस्तान हमेशा कमजोर रहेगा। ये तो इनका एक्चुअल प्लान है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान ही क्यों सपोर्ट करे इस पूरे के पूरे प्लान को। मैं आपको ये सारी की सारी चीजें इसी ऑडियो लॉग में समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल आप एक चीज को नोट कर लीजिए, अगर टीटीपी के आज थोड़े बहुत हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और चमन बॉर्डर के ऊपर एक सीधी फाइटिंग वगैरह हो रही है, आप इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन, इस वक्त तालिबान के साथ यानी अफगान तालिबान के साथ आपकी इतनी ज्यादा ताल्लुकात खराब नहीं है, मतलब थोड़े बहुत खराब है, थोड़े बहुत ठीक है, लेकिन मसला यह है कि आपके ताल्लुकात तो इस वक्त कश्मीर के साथ भी ठीक नहीं है, कश्मीरी लोग भी पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को गालियां दे रहे हैं ड्यू टू जनरल बाजवा। आपके ताल्लुकात जिसको आप चीन कहते हैं, जो आपका हमेशा आयरन ब्रदर है, उसके साथ भी ठीक नहीं है, वो भी जनरल बाजवा की वजह से ठीक नहीं है। सो चीन जैसा आपका दोस्त जो थिक एंड थिन में आपके साथ खड़ा रहता था, वो भी आपको अब अंडरमाइन कर रहा है। वजह यह है कि जनरल बाजवा ने ऐसी पॉलिसी चलाई। तो तालिबान तो दूर की रही बात, जब आपके इतने बुरे ताल्लुकात चल रहे हैं, सबके साथ चल रहे हैं, अमेरिका के साथ तो वैसे भी ठीक नहीं थे, वो भी इंडिया की वजह से, तो जब आपके चीन के साथ भी ताल्लुकात खराब हो गए तो अफगानिस्तान के ऊपर क्या दोष देने की बात है। सो जस्ट आप इमेजिन कीजिए, आपके इन तमाम मुल्कों के साथ ताल्लुकात खराब है और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अफगान तालिबान के साथ आपके ताल्लुकात ठीक होंगे। चलिए ठीक है, आप अफगान तालिबान से जंग कर लेते हैं, अफगान तालिबान को अपनी तरफ हॉस्टाइल कर लेते हैं, फिर क्या अफगान तालिबान चुपचाप करके बैठ जाएंगे? आप उनको जूते मारेंगे और फिर वो जूते खाते रहेंगे पाकिस्तानी अवाम की तरह, जैसे हमें फौज जूते मारती रहती है, फिर वो अफगान तालिबान चुपचाप करके जूते खाते रहेंगे और फिर पाकिस्तान की पॉलिसी को टो करना शुरू कर देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर वो अपने ऑप्शंस देखेंगे, अपने अल्टरनेटिव ऑप्शंस देखेंगे, और अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या होते हैं उनके पास इंडिया का ऑप्शन अवेलेबल है, उनके पास रूस का ऑप्शन अवेलेबल है, उनके पास चीन का ऑप्शन अवेलेबल है। यही अमेरिका जो इस वक्त प्रेशर लगा के बैठा हुआ है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात ना बन जाए अफगान तालिबान के, इसीलिए उनके ऊपर पाबंदियां वगैरह लगा के बैठा हुआ है, वही अमेरिका इस अफगान तालिबान के साथ हाथ मिलाने चला आएगा। हमारे मुंह में क्या बचेगा? ये जो हमारी अशराफिया अमेरिका के कहने के ऊपर यहाँ पर ये नैरेटिव प्रमोट कर रही है कि अफगान तालिबान के साथ रिलेशन ना बढ़ाओ, इनको दबाओ, इनको जलील करो, ये ऐसे है, ये वैसे है। और जब यही तालिबान के साथ आपके झगड़े हो जाएंगे और यही तालिबान जब अमेरिका की तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो अमेरिका इनकी तरफ देखिएगा कैसे हाथ बढ़ाता है। मसला तो सिर्फ यहाँ पर यही है ना। फिर ये ईरान की तरफ हाथ बढ़ाएंगे और आपके ऊपर इनकी डिपेंडेंसी वगैरह कम हो जाएगी। फिर जब इंडिया इनको सपोर्ट करेगा, फिर इंडिया इनको कहेगा कि यहाँ पर आपको बीएलए को भी सपोर्ट करने दीजिए, पाकिस्तानियों ने तो आपको जलील करके निकाल दिया। उसके बाद फिर इंडिया इनको कहेगा कि थोड़ी सी हमें टीटीपी भी बनाने की इजाजत दे दीजिए, पाकिस्तान ने तो आपको जलील करके निकाल दिया, पाकिस्तान की तो पॉलिसी सिर्फ अमेरिका बनाता है, अमेरिका आपका दुश्मन है। फिर यही अफगान तालिबान जब इंडिया की गोदी में बैठ के इंडिया से पैसा लेके, इंडिया से हथियार लेके, जो कि इंडिया उन्हें बेहतर हथियार देगा, बेहतर पैसा देगा, फिर टीटीपी बेहतर इक्विप होगी और फिर जब आपकी ये मंजी ठोकेंगे, फिर इंडिया आपकी दूसरी तरह से मंजी ठोकेगा, तो ये अशराफिया क्या करेगी? फिर ये होगा कि आपके 80,000 और पाकिस्तानी शहीद हो जाएंगे और फिर ड्रोन स्ट्राइक होंगी और फिर दहशतगर्दी होगी, इससे ज्यादा खतरनाक हालात होंगे। फिर आप लोग क्या करेंगे? ये वो चीजें हैं जो आपको मीडिया कभी नहीं बताएगा, ये वो चीजें हैं जो आपको रियलिस्टिक पिक्चर वगैरह कभी भी नहीं दिखाएगा। ये मैं आपको लेकर चलता हूँ लाल मस्जिद के ऊपर। जब लाल मस्जिद का ऑपरेशन हो रहा था ना, पाकिस्तान की जो ब्रॉडर ग्लोबल वॉर ऑन टेरर में इमेज थी ना, कुछ भी नहीं थी। हमें इस जंग का हिस्सा भी नहीं बनना चाहिए था, हम एक्चुअली में इस जंग का हिस्सा बन भी नहीं रहे थे। इनिशियली हमने यही सोचा हुआ था। पाकिस्तान की उस वक्त की जितनी भी मिलिट्री हाई कमांड थी, जिसको बाद में शटअप करवा दिया गया, जनरल मेमू था, जनरल शाह था, इन सब ने यही सोचा हुआ था
कि हम अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ लॉजिस्टिक रूट देंगे, अपने बॉर्डर गार्ड करेंगे, कभी भी अमेरिका की झोली में नहीं बैठेंगे। लेकिन जनरल मुशर्रफ को बड़ा कीड़ा था, बहुत बड़ा कीड़ा था इस जनरल मुशर्रफ को। जनरल मुशर्रफ को कीड़ा क्या था? जनरल मुशर्रफ को कीड़ा यह था कि जनरल मुशर्रफ के पास लेजिटिमेसी नहीं थी, मतलब वो एक इलेक्टेड बंदा नहीं था, उसके पास कोई पार्टी वगैरह नहीं थी। सो उसने सोचा कि अगर मुझे अपने इक्तदार को तूल देनी है पाकिस्तान के अंदर तो अमेरिका की मदद मेरे साथ होनी चाहिए। फिर यही आपकी DJISPR, यही प्रोपेगेंडा नेटवर्क, इनलाइटन मॉडरेशन का बयानिया बनाया, तालिबान तो हमसे दुश्मन है, सोवियत यूनियन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, हमारी जो तालिबान को सपोर्ट करने वाली पॉलिसी थी वो गलत थी, ये सारा का सारा ड्रामा है। इससे पहले पाकिस्तान की पॉलिसी क्या थी कि हम वहां पर जाते थे कि हमें थोड़े बहुत फाइटर चाहिए ताकि हम इंडिया को धकेल सके कश्मीर के अंदर, और इंडिया की नाक में दम करके रखा हुआ था हमने कश्मीर के अंदर, इंडिया की जई तई फेरी हुई थी। लेकिन ये सारी की सारी पॉलिसी हमने ओवरटर्न कर दी। अच्छा, इंटरनेशनली जो कंडेम किया गया था ग्लोबल लेवल के ऊपर वो अलकायदा को किया गया था। ग्लोबली यही कहा गया था पूरी दुनिया को कि जहां पर भी अलकायदा के बंद है वो आप अमेरिका के हैंड ओवर कर दीजिए। सारी दुनिया ने ओबे किया, चीन ने ओबे किया, रूस ने ओबे किया, पाकिस्तान भी ओबे कर लेता, इंडोनेशिया ने भी ओबे किया, बहुत सारे मुसलमान ममालिक ने ओबे किया, पाकिस्तान भी ओबे कर लेता। अलकायदा के जितने टेररिस्ट नेटवर्क थे उन सबको पकड़ के वहां पर भेज देता, कोई मसला नहीं था। तालिबान भी चुई नहीं करते। हमें थोड़ा सा 2-3 कदम और आगे बढ़ना था, हमें फ्रंट लाइन स्टेट बनना था, नेटो का नॉन नेटो एलाय बनना था हमने, क्योंकि जनरल मुशर्रफ को पॉलिटिकल लेजिटिमेसी चाहिए थी, जनरल मुशर्रफ को सपोर्ट चाहिए था। इस बंदे ने पता है क्या कर दिया? इसने पूरी की पूरी फौज डिप्लॉय कर दी वजीरिस्तान के अंदर। अच्छा, अगर तुम्हें वजीरिस्तान के अंदर फौज वगैरह डिप्लॉय करनी थी तो इनिशियली ये ऑब्जेक्ट रखते कि वहां पर हमने बॉर्डर को गार्ड करना है, बॉर्डर को फेंस करना है। इनिशियल ऑब्जेक्टिव वगैरह तो ये कर देते यार, बॉर्डर के ऊपर फेंस वगैरह बना लेते जल्दी जल्दी से ताकि वहां से इन्फिल्ट्रेशन वगैरह कम हो जाए। नहीं, हम वहां पर सर्च एंड क्लीन के चक्कर में पड़ गए, उल्टी सीधी डॉक्ट्रिन्स बनाई, ना कोई वॉर प्लान था, ना कोई स्ट्रेटेजी थी, ना कोई पॉलिसी थी। कभी ये करते, कभी वो करते, कभी डायलिसिस कर रहे थे पाकिस्तान का, कभी हार्ट की सर्जरी कर रहे थे, कभी CPR दे रहे थे, कभी माउथ थ्रू माउथ लगे पड़े थे। ये काम कर रही थी फौज, कोई पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं थे पाकिस्तान आर्मी के अंदर जनरल मुशर्रफ के टाइम के अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ? इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गई, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ गई और वो लोग आ गए और उन लोगों ने यहाँ के लोकल लोगों के साथ शादियां वगैरह कर ली। मैं अरब फाइटर्स की बात कर रहा हूँ, अलकायदा की। जब उनकी शादियां वगैरह यहाँ पर हो गई लोकल लोगों के साथ तो ये लोकल कबीलों के साथ मिल गए। अब वहां पर यह हो गया था कि बहुत बड़ी मैसिव लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस खड़ी हो गई थी पाकिस्तान के खिलाफ, और वहां पर आमतौर के ऊपर बार बार रेजिस्टेंस खड़ी होती थी। मतलब लोग बंदूकें वगैरह लेकर आते थे, फिर एहतजाज करते थे गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, फिर गवर्नमेंट उनके साथ पॉलिटिकल नेगोशिएशन वगैरह कर लेती थी, जिसकी वजह से वहां के मामला वगैरह हल हो जाते थे। हर बार यही होता था। ये 70 साल की आप तारीख देख ले वजीरिस्तान और फाटा की, यहाँ पर यही होता था। फिर गवर्नमेंट उनके साथ पॉलिटिकल सेटलमेंट वगैरह कर लेती थी, फिर ये सारे के सारे लोग चले जाते थे और बिजनेस एज यूजुअल शुरू हो जाता था वहां पर। तो यही काम चलता था वहां का। हमने वहां पर टक्का भी नहीं लगाया था, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, रोडों का नेटवर्क भी नहीं बनाया था, वो भी सारे के सारे वहां के स्मगलरों ने खुद बनाए हुए थे, सारे के सारे रोड नेटवर्क। और वहां पर जो हमारा राज चल रहा था, हमने कॉलोनियल राज चलाया हुआ था फाटा के अंदर। 70 साल हो गए थे, किसी भी गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं हुई थी कि वहां पर कोई डेवलपमेंट का काम वगैरह कर सके। जब इन लोगों को हमने ऐसे ही छोड़ा हुआ था, अचानक से हम गए कि ये पाकिस्तान की टेरिटरी है और पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर आती है, यहाँ पर हम मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे और हमें अलकायदा के लीडर वगैरह दे दो। अल्टीमेटली क्या हुआ? गांव के लोकल लोग थे, उन्होंने कहा कि हम पहले भी लड़ते आ रहे थे, आज भी लड़ लेंगे। वो तो ये नहीं समझे ना कि इंटरनेशनल प्रेशर है। सो इस मामले को हमने थोड़ा सा हौसले से देखना था, थोड़ा सा समझबूझ से देखना था। हमने धड़ाधड़ ऑपरेशन के ऊपर ऑपरेशन किए और तब भी बात ठीक थी। वो यहाँ से अफगानिस्तान चले जाते पक्तिका के अंदर, फिर अफगानिस्तान से यहाँ पर आ जाते, मामला फिर भी सही चल रहा था। इतनी ज्यादा जंग ने शिद्दत वगैरह नहीं पकड़ी हुई थी, बातचीत चल रही थी। जनरल मुशर्रफ को कोई भी पॉलिटिकली सपोर्ट नहीं मिल रहा था इस ऑपरेशन को करने के लिए कि यहाँ पर जाकर हमने मिलिट्री ऑपरेशन वगैरह कर रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ लाल मस्जिद से पहले की, लाल मस्जिद से पहले यहाँ पर ये तरह के मामला वगैरह चल रहे थे। वो थोड़ी बहुत फायरिंग कर रहे थे, हम थोड़ी बहुत फायरिंग कर रहे थे, मामला फिर भी दबे हुए थे, मतलब एक दूसरे को सटके वटके नहीं लग रहे थे, जंग के अंदर उतनी गर्मी वगैरह नहीं आई हुई थी। बहरहाल वहां पर फिर भी यही सोचा जा रहा था कि मामला बातचीत से हल हो जाएंगे, क्योंकि पहले भी ये हो चुका था, तारीखी तौर के ऊपर होता हुआ आ रहा था। सो यहाँ पर मामला ठीक हो जाएंगे। जनरल मुशर्रफ को इस तरह की जंग करने के लिए चाहिए था मैसिव सपोर्ट, और अमेरिका भी जनरल मुशर्रफ को डांट रहा था कि तुम्हारी अंदर दमखम नहीं है, तुम वहां पर ऑपरेशन वगैरह नहीं करे। अमेरिका का बड़ा प्रेशर था जनरल मुशर्रफ के ऊपर, जिसकी वजह से यह हुआ कि जनरल मुशर्रफ को पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं थी, जिसकी वजह से जनरल मुशर्रफ ने सोचा कि इनको दबाना पड़ेगा, इनको लटकाना पड़ेगा। उसने अल्टीमेटली लाल मस्जिद का ऑपरेशन कर दिया। और इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर लाल मस्जिद का जब ऑपरेशन हुआ तो ये जो लोग थे बैठे हुए अफगान तालिबान के और तालिबान के लोग, इन्होंने इसको देखा कि ये तो बहुत बड़ा ग्रेट बिट्रेयल हो गया हमारे साथ। ये लोग तो इस हद तक चले गए कि यहाँ पर मस्जिद वगैरह के अंदर कार्रवाई वगैरह कर ली। सो उनकी जो छोटी सी मेंटेलिटी थी, गांव की मेंटेलिटी थी, उसके अंदर ये जो ऑपरेशन था ये मतलब जिहाद डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ, और उन्होंने
हमारे खिलाफ। ये वो चीजें थी जिसने पूरा का पूरा मतलब है ना हमारी पॉलिसी को ओवर द नाइट चेंज कर दिया। अब यहाँ पर जनरल मुशर्रफ को पॉलिटिकल सपोर्ट किसने दिया? पीपुल्स पार्टी ने दिया। अब आप देखेंगे कि 2006 यानी लाल मस्जिद से पहले पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, लेकिन उस तरह की लड़ाई झगड़े और उस तरह की दहशतगर्दी वगैरह नहीं हो रही थी। 2006 के बाद जो दहशतगर्दी शुरू हुई है पाकिस्तान के अंदर, धड़ाधड़ दहशतगर्दी शुरू हुई है और फिर जंग के अंदर तेजी आई है। यही तो वो चीज थी जिसके ऊपर मैं क्रिटिसाइज करता हूँ कि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान की पहली बात प्लेस बनती नहीं थी। हमें इसके अंदर दाखिल ही नहीं होना चाहिए था। हमें ज्यादा से ज्यादा ये काम कर सकते थे कि लॉजिस्टिकल रूट दे देते, वो भी बलोचिस्तान से, कि भाई यहाँ से जाओ और अफगानिस्तान के अंदर जो भी करना है करो। उसके बाद हम यहाँ पर एक फेंसिंग वगैरह कर लेते और अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर लेते। ये ज्यादा से ज्यादा हमने करना था। उसके अलावा थोड़ा बहुत हम अलकायदा की लीडरशिप को पकड़ के अमेरिका के हवाले कर देते। हमने अलकायदा की लीडरशिप पकड़ी, हमने तालिबान की लीडरशिप पकड़ी, हमने उसके कहने के ऊपर ऑपरेशन किए, हमने वजीरिस्तान के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक किए, हमने वहां की पॉपुलेशन को जलील किया, हमने उल्टे सीधे नेटवर्क बनाए यहाँ के ऊपर। और सबसे बड़ा मिसाल तो मैं आपको इलियास कश्मीरी का दे देता हूँ। इलियास कश्मीरी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन को वांटेड था कि वो कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा लड़ रहा था और कश्मीर के अंदर इंडियन आर्म फोर्सेस को रगड़ के रख दिया था इलियास कश्मीरी ने। और इलियास कश्मीरी का ताल्लुक पाकिस्तान की ISI के साथ था। मसला ये हुआ कि जब जनरल मुशर्रफ ने ओवर द नाइट कहा कि जहाद नहीं होगा कश्मीर के अंदर और सारी की सारी पॉलिसी चेंज कर दी, तो इलियास कश्मीरी ने सीधा सीधा कहा कि मुशर्रफ काफिर है, नाराज हो गया। जैसे हम लोग जनरल बाजवा से अब नाराज बैठे हुए हैं, PTI के मोस्टली वर्कर, तो इलियास कश्मीरी ने भी सारी की सारी मतलब है ना फतवा दे दिया कि मुशर्रफ काफिर है। उसके बाद मुशर्रफ को गुस्सा चढ़ा और पीछे पड़ गया इलियास कश्मीरी के। इलियास कश्मीरी मारा गया। उसके बाद ये सारी की सारी दहशतगर्दी और बढ़ गई। सो ये वो जो चीज थी जनरल मुशर्रफ की जिसने 180 डिग्री का पॉलिसी टर्न ले लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर सारा का सारा तमाशा हुआ। ये वो चीजें हैं जो कभी भी कोई पॉइंट आउट नहीं करेगा। आज हमें बताते हैं कि अफगान तालिबान दुश्मन है, दहशतगर्द है। आपको पता है कि इस वक्त अफगान तालिबान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो पाकिस्तानी जेल के अंदर 8 साल तक कैद रहा है। मुल्ला ब्रदर, उसको किसके कहने के ऊपर जेल में रखा गया था? अमेरिका के कहने के ऊपर जेल में रखा गया था ना। 8 साल उस बंदे के साथ क्या क्या सुलूक नहीं किया था पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस ने। ये वो चीजें हैं जो कभी भी नहीं बताई जाएंगी। आपको बताया जाएगा कि इनके साथ लड़ पड़ो, क्योंकि छोटा मुल्क है ना। इतनी गैरत आपको इंडिया के मामले में कोई नहीं दिलाएगा जितनी गैरत आपको अफगानिस्तान के मामले के ऊपर दिलाई जाएगी। मैं आपको और तरह से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त बीजेपी और RSS का नेटवर्क चल रहा है इंडिया के अंदर। RSS बहुत ज्यादा रेडिकल है, दहशतगर्द तंजीम है, लेकिन मसला यह है कि उसके इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव्स वगैरह नहीं है, क्योंकि इंडिया कभी भी ग्लोबल प्लेयर वगैरह रहा ही नहीं है, जिसकी वजह से उसके इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं है। सो वो अपने डोमेस्टिक पॉपुलेशन के अंदर RSS को इस्तेमाल करते हैं। RSS अलकायदा से ज्यादा खतरनाक दहशतगर्द जमात है और इंडिया की पिछली गवर्नमेंट थी जो कांग्रेस की थी, उन्होंने इसको टेररिस्ट भी डिक्लेयर किया हुआ था और उन्होंने कहा था कि ये हिंदू टेररिस्ट ट्रेन करते हैं, और जो कि ये सच में करते हैं। इनकी इन्फिल्ट्रेशन इंडियन आर्मी के अंदर है, इनकी इन्फिल्ट्रेशन इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर है, और इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर ओवर द नाइट अमेरिका डिक्लेयर कर दे कि RSS एक दहशतगर्द तंजीम है और इंडिया को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो क्या इंडिया करेगा? क्या इंडिया करेगा RSS के ऊपर कार्रवाई? अगर इंडिया करेगा, जैसे जनरल मुशर्रफ ने ओवर द नाइट पॉलिसी वगैरह चेंज कर ली, तो जब इंडिया करेगा इस तरह की कार्रवाई, तो इंडिया के अंदर आप धमाके देखिएगा कैसे होते हैं। इंडिया की पुलिस की ऐसी की तैसी ठुक जाएगी, इंडिया का पूरा स्टेट डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वो अपने हार्डकोर एलिमेंट के खिलाफ इस तरह से मैसिव क्रैकडाउन वगैरह नहीं कर सकते। वजह यह है कि उनका स्टेट फ्रैक्चर हो जाएगा, और वो चाहे भी तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको समझ है कि हमारा स्टेट फ्रैक्चर हो जाएगा। इसीलिए वो सॉफ्टली स्लोली टाइम मांगेंगे और ग्रेजुअली चीजों को हल करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान ने ये सब कुछ नहीं किया। पाकिस्तान ने तो उल्टी मंजी ठोक दी और हमारे अंदर प्रोवोक किया जाता है कि नेशनलिज्म नहीं है, वो नहीं है। अरे भाईजान, आपको पहले दिन से पॉलिसी क्लियर नहीं थी, आप पहले दिन से पॉलिसी में क्लियर नहीं थे, जिसकी वजह से आपने ये सब कुछ कर दिया। 80,000 पाकिस्तानी मरवा दिए। इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पीपुल्स पार्टी लेना, जिसने ड्रोन स्ट्राइक करवाई थी, जिसने लाल मस्जिद के ऊपर ऑपरेशन करवाया था। लाल मस्जिद के ऑपरेशन के बाद क्या कहा गया था हमें कि ओवर द नाइट 3-4 महीनों की जंग, इनको ऐसे जूते मारेंगे निकल जाएंगे। होनी 3-4 महीनों की जंग चाहिए थी, लेकिन जब इंडिया ने देखा कि अब जंग गर्म हो चुकी है, तो इंडिया ने इनको हथियार देना शुरू कर दिए। अफगान तालिबान को और पाकिस्तानी तालिबान को, सबको हथियार देना शुरू कर दिए। फिर हमारी मंजी ठोकना शुरू कर दी। फिर अमेरिका ये कहां भाग गया जो हमें कहता था कि ऑपरेशन करो, फाटा के अंदर ऑपरेशन करो। फिर पक्तिका के अंदर ये अमेरिका क्यों नहीं ऑपरेशन कर रहा था? जब हम यहां से इनको धकेल रहे थे, इनको भगा रहे थे, तो अमेरिकन ट्रूप्स ने वहां पर ऑपरेशन क्यों नहीं किया कि इनको सैंडविच कर देते, इनको बीच में स्क्वीज कर देते? नहीं किया, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता था। यही तो चीजें हैं जिसके ऊपर मैं पॉइंट आउट करवाना चाहता हूं कि इस वक्त भी आपके अंदर यही चीजें प्रमोट की जा रही हैं। ये आपके नेशनल इंटरेस्ट के फेवर में नहीं है। आपका नेशनल इंटरेस्ट ये है कि अफगानिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान फ्रेंडली गवर्नमेंट हो। पाकिस्तान फ्रेंडली गवर्नमेंट होने के लिए आपकी फॉरेन पॉलिसी में क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। आपकी फॉरेन पॉलिसी में क्रेडिबिलिटी नहीं है। जनरल मुशर्रफ आता है, पॉलिसी को 180 डिग्री का टर्न लगा के चला जाता है। जनरल बाजवा आता है, पॉलिसी को 180 डिग्री का टर्न लगा के चला जाता है। ये जो जनरल आते हैं ओवर द नाइट पॉलिसी चेंज करके चले
जाते हैं। फिर होता यह है कि कोई बंदा हमारे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करता, हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से आपका सबसे बेहतरीन दोस्त जो कि चीन है वो भी आपको छोड़कर चला गया, जिसकी वजह से जो कश्मीरी जो पाकिस्तान के लिए धड़कते थे वो कश्मीरियों ने भी कहा कि हमने अगर सेटलमेंट करनी है तो इंडिया के साथ कर लेते हैं, इन पाकिस्तानी गद्दारों के साथ सेटलमेंट करने में क्या रखा है जो हमें बेच देते हैं इंडिया के अंदर। यही तो किया है ना जनरल बाजवा ने कि बेच दिया कश्मीरियों को। सो जो लोग बेच रहे हैं अपने ही लोगों को, उनके साथ किसके ताल्लुकात ठीक होंगे? आपके साथ चाइना के ठीक नहीं है, तो आप क्यों कह रहे हैं कि अफगान तालिबान के आपके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है? अफगान तालिबान के ताल्लुकात पूरी दुनिया के साथ ठीक हो जाएंगे, आपके साथ नहीं होंगे। वजह यह है कि हम दोगले लोग हैं, हम 2% के लोग हैं, और हम नहीं, ये जनरल, ये आर्मी के बंदे, ये सारे के सारे आर्मी के बंदे, इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। इन लोगों ने पाकिस्तान की पॉलिसी को ओवर द नाइट चेंज किया है, जिसकी वजह से हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप और देख लीजिए इंडिया के ऊपर कितना प्रेशर है यूक्रेन की जंग के बाद कि रशिया से ताल्लुकात कम करो, रशिया से ऑयल वगैरह ना खरीदो, तो इंडिया ने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया इंडिया ने। इंडिया को अमेरिका ने कहा कि हम सैंक्शन लगा देंगे, इंडिया ने पता है कौन सी पॉलिसी रखी हुई है? अमेरिकन सैंक्शन को हम मानते ही नहीं है जब तक यूनाइटेड नेशन सैंक्शन वगैरह ना लगे। यूएन के सैंक्शन के अलावा किसी और ममालिक के सैंक्शन को अमेरिका मानता ही नहीं है। यूरोपियन यूनियन ने भी सैंक्शन लगाया ना रशियन ऑयल के ऊपर, इंडिया ने कहा कौन से सैंक्शन? जब तक यूनाइटेड नेशन सैंक्शन नहीं लगा था कोई भी सैंक्शन हम नहीं मानते, और यूएन लगा नहीं सकता, रूस और चाइना वीटो कर देंगे। सो ये वो चीज होती है जिसकी वजह से इंडियन पॉलिसी के अंदर क्रेडिबिलिटी आती है, जिसकी वजह से इंडिया के साथ लोग ताल्लुकात रखना चाहते हैं। इसीलिए तो अफगान तालिबान भी उनके साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, कम से कम क्रेडिबल लोग तो है। हम क्या करते हैं? दोगली पॉलिसी चलाते हैं। ये जनरल मुशर्रफ ने ओवर द नाइट पॉलिसी क्यों चेंज की? जनरल मुशर्रफ से किसी ने पूछा कि ये क्या कर दिया तुमने? चलो हमें लड़ना भी था, चलो हमें जंग में कूदना भी था, तो तैयारी करके कूदते ना। ओवर द नाइट क्यों गए भाई? 5-6 साल तैयारी करते, कुछ सोचते, कुछ प्लानिंग करते, सबसे पहले बॉर्डर के ऊपर फेंस लगाते, उसके बाद इंटरनल ऑपरेशन वगैरह कैरी आउट करते, अपनी ट्रूप्स को ट्रेन करते, इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करते। नहीं जी, कोई भी तैयारी नहीं। हर मिलिट्री ऑपरेशन से पहले इंटेलिजेंस प्रिपरेशन होती है, उसके लिए कौन सी फौजें जाएंगी, क्या करेंगी, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, कब तक ये चलेगी जंग, पूरी की पूरी वॉर डॉक्ट्रिन डिजाइन होती है। इनमें से कुछ भी डिजाइन नहीं किया गया, ओवर द नाइट जनरल मुशर्रफ ने जंग के अंदर भेज दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? मिलिट्री कैजुअलिटीज, सिविलियन कैजुअलिटीज, सारी की सारी तबाही। और ये जनरल कहता है कि मैं सबसे बड़ा कमांडो, मेरे से ज्यादा बेहतर किसी ने जंगे प्लान नहीं की। कारगिल हमें बताता है तुम कितने बड़े डफर हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ, आज भी चंद मिलिट्री एक्सपर्ट, आप चंद काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के हेड्स को दुनिया के अंदर से लाइए, पाकिस्तान के अंदर एक रीस्टडी करवाइए कि पाकिस्तान ने शुरुआत से लेकर 2018 तक ये वॉर ऑन टेरर कैसे लड़ी है, और आप पॉलिटिशियन से पूछिए कि क्या हम इस वॉर ऑन टेरर को बेहतर तरीके से लड़ सकते थे। मैं गारंटी करता हूं लाख गलतियां निकलेंगी आपकी मिलिट्री की, 1 लाख से ज्यादा गलतियां निकलेंगी जो उन्होंने टेक्टिकल लेवल के ऊपर की हैं, ऑपरेशनल लेवल के ऊपर की हैं, पॉलिसी मेकिंग में की है, जिसको हम स्ट्रेटेजिक लेवल कहते हैं, वहां पर गलतियां की हैं। ये वो चीजें हैं जो इन्होंने की हैं, और कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमने ये गलतियां नहीं की, जिसकी वजह से हमारे 80,000 पाकिस्तानी शहीद हुए। लेकिन कभी ये फौज जिम्मेदारी नहीं लेगी हमारे 80,000 पाकिस्तानियों की, बल्कि उस मामले को तो रफा दफा कर दिया जाता है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, आपके ऊपर 2-3 आर्टिलरी के शेल लगे चमन के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर मीडिया के ऊपर हाइप बनाई जा रही है। लेकिन आप जस्ट इमेजिन कीजिए, एक गांव के ऊपर पूरा का पूरा ड्रोन गिर गया, जिसकी वजह से 80 के करीब लोग मारे गए, जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे थे, 30-40 के करीब बच्चे थे। शादियों के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स, वहां पर कुछ लोग जमा हो रहे थे जिनकी शादियां हो रही थी, उनके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक, बच्चों के मदरसों के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक कि यहाँ पर दहशतगर्द रहते हैं, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट खामोश, और वो पाकिस्तानी शहरी थे और वो पाकिस्तानी सिटीजन थे। फिर हम किस हक से कहते हैं कि इन लोगों के लिए हमने कुछ किया है? ये वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमें देखना चाहिए कि वहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है। आपको अफगान तालिबान से मसला है ना, ठीक है, आप निकाल दीजिए, मैं गारंटी करता हूं इंडिया इनको गोदी में ले लेगा, अमेरिका भी गोदी में ले लेगा, अमेरिका इनको ज्यादा बेहतर पेम्पर करेगा। अमेरिका इनके साथ फड्डा डाले ही इसलिए हुआ है कि ये पाकिस्तान के साथ सेट ना हो जाए, और अमेरिका की पॉलिसी पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका के अंदर इंडियंस बना रहे हैं, ये किसी को शक नहीं रहना चाहिए। और अमेरिका और इंडिया मिलकर अफगानिस्तान के अंदर इंडिया के लिए स्पेस ढूंढ रहे हैं इस वक्त इस नई गवर्नमेंट के साथ। सो वो ये सारी की सारी चीजें करें, और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर उनके जो पट्टू हैं वो सारा का सारा नैरेटिव प्रमोट करें विदाउट रियलाइजिंग कि इनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये बस उल्टे सीधे लगे पड़े, आर्टिलरी शेयरिंग हुई है, ये हुआ है, आर्टिलरी शेयरिंग हुई है तो जंग डिक्लेयर कर दो, F-16 भेज दो। भाईजान बॉम्बिंग से क्या हासिल हुआ? जनरल बाजवा ने वहां पर अब बॉम्बिंग करवाई थी F-16 के थ्रू, और जनरल बाजवा ने एमन अल ज़ुहैरी की सुपारी लेकर उसको मरवाया था। अफगान गवर्नमेंट के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत की थी। जनरल बाजवा ने ओवर द नाइट पाकिस्तान की पॉलिसी बदली थी। जनरल बाजवा यहाँ पर मिलिट्री बेसिस देकर गया है अमेरिका को। इसकी वजह से आपकी अफगान पॉलिसी के अंदर दरारें आई हैं, इसकी वजह से अफगान लीडरशिप आपको ट्रस्ट
ट्रस्ट नहीं करती है। ये है वो बुनियादी मसला। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि डॉलर का मसला है, कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ड्यूरेंट लाइन का मसला है। कोई ड्यूरेंट लाइन का मसला नहीं है, कोई डॉलर का मसला नहीं है। वो सबसे बड़े स्मगलर हैं, दुनिया के तारीखी स्मगलर हैं। वो इससे ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। एक नेटवर्क तो इनका मेक्सिको के अंदर ड्रग्स जाकर सप्लाई करता है। इतने बड़े स्मगलर हैं। मसला ये है कि आप ओवर द नाइट पॉलिसी चेंज कर लेते। यहीं पर आप इमरान खान को आने दीजिए, आप अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतरीन देखेंगे। मैं गारंटी कर सकता हूं कि आपके ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ इंप्रूव हो जाएंगे। वजह यह है कि इमरान खान अमेरिकन पॉलिसी को और इंडियन पॉलिसी को टो नहीं करेगा। और आप देखिएगा कि इमरान खान के ऊपर किस तरह का प्रेशर डाला जाता है जब इमरान खान अफगानिस्तान के ऊपर पॉलिसी बनाएगा कि ये तालिबान खान है, ये दहशतगर्द है, ये औरतों के हुकूक की बात नहीं करता, ये तो रिलीजियस फैनेटिक है। इस तरह का तमाशा लगेगा। ये देखिएगा, ये सारे के सारे लिबरल, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि पाकिस्तानी मरे जलील हो। ये मारवी सरमद जो बैठी थी सेफमा की, ये जो जियो न्यूज का सेफमा का ग्रुप है, वो पता है अमेरिका के अंदर क्या कहते रहते थे? अमेरिका के अंदर कहते रहते थे कि पाकिस्तानियों के ऊपर और हमला करो और इनको मारो और इनको जलील करो। और फिर कहते थे कि पाकिस्तानियों के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं करते हो, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े नहीं हो रहे, और ज्यादा जलील करो और मारो इनको। ये मारवी सरमद कहती थी वहां पर अमेरिका के अंदर इंडियंस को, पाकिस्तान के टुकड़े नहीं हुए, जल्दी जल्दी करो और बम दो और एम्यूनेशन दो टीटीपी को ताकि और पाकिस्तानी मरे। ये काम करती थी मारवी सरमद वहां पर। ये लिबरल्स, ये टोला यही काम करता था अमेरिका के अंदर। इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं की पॉलिसीज की वजह से तो 80,000 पाकिस्तानी चला गया। आप बेवकूफ ना बने, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये इमरान खान को आने दीजिए। ये सारी की सारी अफगान पॉलिसी हम रीस्टडी करेंगे, इसको ठीक कर देंगे। और जो अफगान लीडरशिप के अंदर जो मसाइल है ना, उनमें सबसे बड़ा मसाइल यह है कि मुला बरादर का ग्रुप, जिसको पाकिस्तान के अंदर हमने जेल के अंदर रखा है, उनकी बड़ी मतलब है ना शिद्दत से नफरत है पाकिस्तान के हवाले से, और उनकी जायज नफरत है। वजह यह है कि पाकिस्तान ने उनको बहुत इल ट्रीट किया है। और पाकिस्तानी मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट ने जनरल मुशर्रफ की कमांड के अंदर सारा दिन अमेरिका की पॉलिसी टॉक की है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे तमाशे हो रहे हैं। आप थोड़ा सा वक्त दीजिए, इमरान खान को आने दीजिए, इमरान खान री इंगेज करेगा अफगानिस्तान को और ये सारे के सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ना यहाँ पर ड्यूरेंट लाइन का मसला है, ना यहाँ पर डॉलर का लेने देने का मसला है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मसला है वो ये मसला है कि वो हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। जनरल बाजवा के बाद तो वो ट्रस्ट और ज्यादा खत्म हो गया, जिसकी वजह से वो इंडिया की तरफ जा रहा है और वो अपने अल्टरनेटिव ऑप्शंस वगैरह देख रहे हैं, जो कि अमेरिका भी चाहता है कि इंडिया की गोदी में जाकर बैठे। सो ये वो चीजें, थोड़े से अक्ल से काम लीजिए, इस तरह के नैरेटिव को प्रमोट ना कीजिए। थैंक यू वेरी मच।